जय श्री राम गीतिका। जय श्री राम। शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे सात समंदर पार जय श्री राम की गूंज के साथ। देखिए, देश ही नहीं विदेश की सरजमी पर भी जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दे रहा है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मिसिसॉगा शहर की एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी ये शहर बन गया, क्योंकि हिंदू हेरिटेज सेंटर में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। देखिए, फाइबर ग्लास की मदद से निर्मित ये प्रतिमा जो है अब न केवल उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची राम प्रतिमा बन गई है, बल्कि ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में ये एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल के रूप में भी उभर रही है। इस खास मौके पर कनाडाई राजनीति की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, जिसमें देखिए महिला एवं लैंगिक समानता मंत्री रेची और ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष शफकत अली, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू और हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के अंतरिम नेता यानी एंड्रयू शीर भी शामिल हुए। ऐतिहासिक ये मौका था। विदेशी सरजमी पर रामलला का किस प्रकार से ये तस्वीरें देखें। अयोध्या से लेकर कनाडा तक गूंज रहा श्री राम का नाम। मिसिसॉगा में स्थापित की गई 51 फीट ऊंची मूर्ति जय जय श्री राम। उत्तरी अमेरिका की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के नए प्रतीक की ये तस्वीरें हैं, जो अद्भुत और भव्य हैं। फिजा में जय श्री राम की गूंज है। त्यापति रामचंद्र भगवान की भक्ति, एकता और सांस्कृतिक गर्व को दर्शाता ये ऐतिहासिक पल है। जय जय श्री राम। क्या आम और क्या खास, सभी इस गौरवशाली क्षण के गवाह बने। कनाडा के मिसिसॉगा शहर में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ, तो हजारों लोगों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। मूर्ति की ऊंचाई 51 फीट है, जो 7 फीट ऊंचाई आधार पर खड़ी है। हिंदू हेरिटेज सेंटर में स्थापित प्रभु श्री राम की ये मूर्ति दिल्ली में ही फाइबर ग्लास और मजबूत स्टील स्ट्रक्चर से तैयार हुई है, जो कनाडा की सर्दियों और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का भी सामना कर सकती है। प्रतिमा के अनावरण से जुड़ा ये प्रोजेक्ट 4 साल पहले शुरू हुआ था, जिसके लिए इंडो कैनेडियन बिजनेसमैन लाज प्राशर ने दान दिया। जनवरी 2024 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन से ही भगवान राम की इस प्रतिमा के लिए प्रेरणा मिली थी। इसलिए राम जी की प्रेरणा सब राम जी की इच्छा से हुई। वास्तव में पराशर जी को प्रेरणा दी, ये राम जी की इच्छा है, और राम जी ने जब आना था तभी आना था। आप बहुत सारे लोग आकर के चले गए प्रेरणा, लेकिन आज ही राम जी की इच्छा थी। ये सब राम कीन चाह हो सोई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहे वही होगा। इस प्रतिमा का निर्माण भारत में ही हुआ है, लेकिन कनाडा के स्थानीय कारीगरों ने उसे जोड़कर वहां स्थापित किया है, और अब ये मूर्ति केवल धार्मिक नहीं बल्कि पहचान और गर्व का प्रतीक है। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे। तो 16 अगस्त को पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में खास व्यवस्था की जा रही है। देश विदेश से फूल मंगाए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार मंदिर में 6 से 7 लाख भक्त आ सकते हैं, इसीलिए सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के साथ भगवान शिव के प्रिय महीने सावन का समापन हो जाएगा। इसके करीब एक हफ्ते बाद भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी अभी से ही देश भर में शुरू हो गई है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार है और दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में अभी से ही सजावट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की तैयारी होने लगी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार 6 से 7 लाख भक्त अपने आराध्य भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए इस्कॉन मंदिर पहुंचेंगे। बता दें, इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी का विशेष आयोजन होता है और इस कड़ी में दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में भी
विशेष आयोजन होता है और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। अगर बीते साल की बात करें तो बीते साल यहाँ पर 5 लाख के करीब भक्त आए थे। जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में खास व्यवस्था की जा रही है। देश विदेश के फूलों से मंदिर को सजाने के लिए फूल मंगाए जा रहे हैं, आकर्षक टेंट लगाए जा रहे हैं और सुंदर लाइटों से मंदिर को सजाया जाएगा। यही नहीं, भगवान के वस्त्र बनाने का काम वृंदावन से आए कारीगर कर रहे हैं और कृष्ण कन्हैया के जन्म के बाद बाल स्वरूप को 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। भगवान का सजावट तो बहुत अच्छा रहेगा। देशी विदेशी फूलों के द्वारा थाईलैंड से फूल मंगाए जाएंगे, उसके द्वारा भगवान का पूरा आल्टर जो है देशी विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। भगवान का जो सुंदर वस्त्र है वो वृंदावन के कुशल कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है और वही वस्त्र जो है ठाकुर जी पहनेंगे और 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन सुबह से ही भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे और प्रसाद भी ले सकेंगे। इस्कॉन मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि 15 अगस्त के दिन से ही यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ने लगेगी। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन देश भर में मौजूद इस्कॉन मंदिरों में इसका आयोजन खास तरीके से किया जाता है। भगवान के इस भव्य आयोजन में शामिल होकर भक्त भी निहाल हो जाते हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं देखिए, देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। यूं तो महाराष्ट्र में ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में भी इसकी रौनक अभी से दिखाई देने लगी है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इस साल 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। जाहिर सी बात है, अभी से इस महा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और बाजार पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तमाम खरीदारियां शुरू हो चुकी हैं और गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं वो भी बड़े स्तर पर बनाई जा रही हैं और सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाओं की है। और अब बात भाई बहन को प्यार और विश्वास की डोर से बांधने वाले पर्व रक्षाबंधन की। राखी का त्योहार आने वाला है। 9 अगस्त को पूरा देश रक्षाबंधन का पर्व मनाएगा, जिसके लिए अभी से देश भर के बाजार में राखियां ही राखियां नजर आ रही हैं। और खास बात यह है कि इस बार बाजार में सोने से लेकर चांदी की राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो वहीं बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियों की भरमार भी है। ये राखियां न केवल देखने में आकर्षक लगती हैं, बल्कि बच्चों को त्योहार के प्रति उत्साहित करने में भी मदद करती हैं। इस बार बाजार में 150 तरह की राखियां उपलब्ध हैं। रेशम, कच्चे धागे, ब्रेसलेट, मोतियों से बनी राखियां और एडी यानी अमेरिकन डायमंड की राखियों की डिमांड भी है। साथ ही साथ बाजार में थाली राखी का क्रेज बढ़ा है, यानी राखी के साथ एक थाली जिसमें तिलक, चावल सब मौजूद रहता है। और इसी क्रम में आपको बता दें, रक्षाबंधन को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंह बोली बहन यानी कमर मोहसिन शेख ने प्रधानमंत्री की कलाई पर बांधने के लिए अपने हाथों से राखी तैयार की है। पाकिस्तान के कराची में जन्मी कमर मोहसिन शेख पीएमओ की तरफ से आने वाले न्योते का इंतजार कर रही हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री की कलाई पर अपने हाथ से तैयार की गई राखी बांधने वो खुद दिल्ली रवाना हो जाएंगी। और कमर मोहसिन शेख पिछले 30 सालों से ज़्यादा वक्त से जो है प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधती चली आई हैं और वो कभी भी बाजार से राखी नहीं खरीदती, बल्कि उसे अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाती हैं। कमर शेख और प्रधानमंत्री मोदी का भाई बहन का रिश्ता तब से है जब प्रधानमंत्री संघ के सिर्फ कार्यकर्ता हुआ करते थे। तब से भाई और बहन का ये जो रिश्ता शुरू हुआ वो आज भी कायम है। कमर मोहसिन शेख से बात की हमारे संवाददाता अतुल तिवारी ने, सुनिए। हमारे साथ कमर मोहसिन शेख मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में जन्मी हैं, लेकिन पिछले 30 से अधिक सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई मानकर राखी बांधती आई हैं। उन्हीं से बात करेंगे। मैम, पिछले 3 दशक 30 साल से भी अधिक लंबा समय हो चुका है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप लोगों के पारिवारिक एक प्रकार से कहे रिश्ते रहे हैं। इस बार भी राखी आपने तैयार की है, क्या विशेषता इस बार की राखी में और किस तरह की तैयारी, क्योंकि पिछले कई सालों से राखी बांध रहे हैं, फिर रक्षाबंधन आ चुकी है। जी।
पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और मेरी जो तैयारी है वो तो 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। मैं जो राखी है अपने हाथ से बनाती हूँ उनके लिए। उनको हाथ की बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, या कोई अपने हाथ से लिखे कुछ, वो उनको ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कलाकार है जो ये सब चलाता है। तो मैं ये अपने हाथ से बनाती हूँ, उनमें 4-5 बनाती हूँ, उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं उनके लिए रखती हूँ, और जब मैं जाती हूँ तो वो उनके हाथ पर बांधती हूँ। मैं जब से मिले हैं तब से हमेशा बहुत प्यार से बात करते थे, कैसी है बहन, क्या चल रहा है आजकल। मेरे हस्बैंड पेंटर हैं तो उनके बारे में पूछते थे कि वो क्या बना रहे हैं। मेरे बेटे के बारे में पूछते थे जो इंटरनेशनल स्विमर है, और हम लोगों को बहुत इनकरेज करते थे। ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं, जैसे पोखरण की मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो वो उन्होंने ही बताया था कि ऐसी कोई पेंटिंग बनाओ। उस वक्त अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको हमने जाकर ये पेंटिंग दिया था। तो जब भी मिलते थे इतने प्यार से मिलते थे कि मेरे दिल इतना हो जाता था। पहली बार जब उन्होंने मुझे पूछा था कैसी है बहन, उस दिन से लेके आज तक मैं उनकी ज़बरदस्त फ़ैन भी हूँ, और उनको तब से मैं रेगुलर राखी बांधती हूँ। ये तो याद ही नहीं है कि कितनी राखी हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई। तकरीबन 38-39 साल हो गए हैं तब से हमारी उनसे पहचान है। 1-2 दिन पहले ही हमको पता चलता है कि हमें जाना है, वहाँ से कॉल आता है। अगर कॉल आ गया तो मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं उनको अपने हाथ से जाके बांधूंगी, और अगर नहीं आ पाया तो फिर मैं उनको पोस्ट कर दूंगी ये राखी। 2023 में आप खुद गए थे और राखी प्रधानमंत्री की कलाई पे आपने बांधी हुई थी, लेकिन कब से आप ये राखी बांध रहे हैं? क्योंकि 1981 के बाद से आप लगातार भारत में रह रही हैं। आपका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ, इसके बाद से किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ आप संपर्क में आए? क्योंकि 81 से आप लगातार यहाँ पे पिछले हम कहे तो करीब 45-46 सालों से आप भारत में रह रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ आपका संपर्क हुआ और ये रिश्ता जो है वो भाई बहन में बदल गया? जी, आपको मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, तो हम पेंटिंग के एग्जीबिशन के सिलसिले में दिल्ली जाना आना और सब जगह होता था। तो वहाँ पर जब हमारा एक एग्जीबिशन था तब हमारी मुलाकात मोदी जी से हुई थी। उस वक्त वो कार्यकर्ता थे, संघ में थे। तभी से उन्होंने पहली बार मुझे पूछा था कैसी है बहन, तो तब से उन्होंने जो प्यार से बात की थी, तो तभी से मेरा कोई वैसे सगा भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है, मेरे फादर नहीं है। तो फिर तब से मेरे दिल में आया कि मैं इनको राखी बांधूं। और राखी का जो है मुझे बहुत पसंद था। जब मैं आई थी, कराची से आई थी और यहाँ पहली बार मैंने राखी देखी थी, तो मैं सबसे पूछती थी कि ये क्या है, क्या होता है। इतने अच्छे रंग बिरंगे सब दिखते थे और हर जगह राखी ही राखी दिखती थी। तो मुझे पता लगा कि भाई को बांधते हैं, तो तब से मैं ये राखी जो है उनको बांधने लगी। और मेरे हस्बैंड का पेंटिंग का जब भी एग्जीबिशन होता था, दिल्ली में होता था, तो दिल्ली हम जब भी जाते थे तो हम उनको पेंटिंग दिखाते थे। वो बहुत पसंद करते थे मोहसिन की पेंटिंग्स। तो जब पोखरण का बनाया था तो अटल जी के पास मोदी जी ही लेकर गए थे। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे यादगार मैं समझती हूँ वक्त है कि मोदी जी हमको अटल जी के पास लेकर गए और पूरे हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर वो फोटो आया था। और अब आपको लेकर चलते हैं सीधे वृंदावन, जहां एक बालिका सैनिक स्कूल ने रक्षाबंधन का एक विशेष उस पर पहल की है। राष्ट्रीय रक्षा सूत्र समर्पण नाम की विशेष संकल्प उन्होंने किया है, जिसके तहत 50 छात्राएं अटारी वाघा बॉर्डर पर जवानों को राखी बांधेंगी। यही नहीं, स्कूल की छात्राओं का एक दल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी राखी बांधने दिल्ली आएगा। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का त्योहार तो है ही, साथ ही इस दिन भाई बहन की रक्षा का वचन भी लेता है। इसलिए तो हमारे देश के रक्षकों को इस खास त्योहार पर राखी बांधने की तैयारी अलग अलग तरीके से बहनें कर रही हैं। भारत वीर जवानों का देश है। यहाँ एक से बढ़कर एक पराक्रमी हुए हैं। आज हमारे शूरवीर देश की रक्षा का दायित्व अपने हाथों में संभाले हुए हैं। इसलिए वृंदावन के एकमात्र संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल में राष्ट्र रक्षा सूत्र समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में बच्चियों ने अपने देश के वीर जवानों के समर्थन में कई प्रस्तुतियों का मंचन किया। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह मुसलमान हूँ।
इस कार्यक्रम में आयोजकों ने ये फैसला किया कि इस स्कूल की बच्चियां अटारी वाघा बॉर्डर पर जाकर वीर जवानों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधेंगी। ऐसे सैनिक भाई हैं, उनके मतलब बहनों से मिल नहीं पाते और हम भी बहुत मतलब खुश नसीब है कि हम उनके कलाइयों पे राखी बांधेंगे। वो हमारी हर टाइम रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं और मतलब हम भी उनकी रक्षा के लिए कामनाएं करेंगे। आज तक बॉर्डर नहीं गई हूँ, मैं इस साल बॉर्डर जा रही हूँ। इस स्कूल की ये स्कूल हमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम सैनिक भाइयों की इतने महान लोगों के हाथों में राखी बांधेंगे जो कई कई सालों तक अपनी बहनों से नहीं मिल पाते हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनके दिल को भी शांति मिलेगी जब हम उनको राखी बांधेंगे। हमने देखा है कि पिछले साल से हमारे 2006 से इस स्कूल में ये फंक्शन चलता आ रहा है। यही नहीं, इस सैनिक स्कूल के बच्चियों का एक दल दिल्ली भी जाएगा और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे महानुभावों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रक्षा सूत्र बांधेगा और अपनी सुरक्षा का वचन भी लेगा। देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल में ये परंपरा 2006 में शुरू की गई थी, जो अनवरत आज तक जारी है। इसी परंपरा के निर्वहन के लिए इस बार भी ये फैसला लिया गया है ताकि देश के आम जनों में देशभक्ति की धारा बहाई जा सके। 2006 से लगातार देश की सीमाओं पर जाकर हम सैनिकों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधते हैं और ये सौभाग्य का विषय है कि पूरे देश में पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की जो मान्यता मिली है वो संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन को मिली है। तो शिक्षा के साथ देश के लिए सैनिक तैयार करना और उनके मन में एक जज्बा पैदा करना। जाहिर है, वृंदावन के इस स्कूल की अनोखी पहल छात्राओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने में मदद करेगी। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के अजमेर में, जहां पर बाजारों में रौनक है। राखियों की शॉपिंग के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उस बाजार में बहुत खूबसूरत राखियां निकल कर आई हैं सामने, और जिसमें श्री राम वाली राखी, खाटू श्याम वाली राखी और बच्चों के लिए खास सॉफ्ट और कार्टून वाली राखियों की बाजार में खूब डिमांड है। लोग दिल खुलकर शॉपिंग कर रहे हैं, उनकी ये राखियां दिल जीत भी रही हैं। तस्वीरें देखिए। अगर आप वन्य जीवों से प्यार करते हैं और कुछ अनोखा करना चाहते हैं तो कोटा का बायोलॉजिकल पार्क आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। यहाँ आप कोई भी व्यक्ति, संस्था या एनजीओ बाघ, भेड़िया, शेर, भालू जैसे जानवरों को गोद ले सकता है। ये योजना वन्यजीव विभाग की कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप के तहत शुरू की गई है। वन्यजीवों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ाने के लिए कोटा बायोलॉजिकल पार्क ने अनूठी पहल की है। वन्यजीव विभाग की कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप योजना के तहत अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या एनजीओ बाघ, भेड़िया, शेर, भालू को गोद ले सकता है। इसके एवज में बायोलॉजिकल पार्क में खाने, पीने और रहने का सालाना खर्च उठाना होगा। उन पे जो भी पूरे साल का खर्चा आता है, उस खर्चे को कोई भी इंडिविजुअल, अकेला आदमी, कोई संस्था, कोई ग्रुप, कोई लोग भी उसको जो है उसको गोद ले सकते हैं। और उसमें हर एक एनिमल का अलग अलग चार्जेस है। उस चार्जेस के अंदर हम उसका पूरा फूड होता है, उसकी मेडिसिन होती है, उसका जो एनक्लोजर होता है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा होता है, वहाँ पे रंग रोगन यदि कुछ कराना है, कोई चीज़ टूट गई है उसको ठीक कराना है, वो सारा पैसा उसमें जोड़ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, टाइगर के लिए जो हमने कॉस्ट निकाली है वो लगभग 4.5 लाख है पूरे साल की, एक टाइगर के लिए। यदि कोई इसको लेता है, गोद लेता है, तो उसको 4.5 लाख रुपये जमा कराने होंगे और उसके अगेंस्ट फिर उसको ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो अपना नाम वहाँ पे लगा सकते हैं। इस योजना के तहत 13 प्रजातियों के करीब 85 से ज्यादा वन्य जीवों को गोद लिया जा सकता है। जो व्यक्ति या संस्था जानवर को गोद लेगी, उसके नाम का बोर्ड अडॉप्ट किए जानवर के पिंजरे के आगे लगाया जाएगा। अब तक एनटीपीसी अंता की ओर से 17 जानवरों को गोद लेने का प्रस्ताव मिल चुका है। जो लोग भी इसको गोद लेंगे या संस्था गोद लेगी, उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होगा, जैसे कि हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अर्थ डे मनाते हैं या हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, उसके अंदर हम उन सब लोगों को इनवाइट करेंगे, वो हमारे गेस्ट रहेंगे। दूसरे, उनको हम जू के अंदर उनकी एंट्री फ्री रहेगी। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे यदि कोई इसको गोद लेता है तो। साफ है, इस योजना से न सिर्फ जानवरों की देखभाल में आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि लोग भी वन्यजीव संरक्षण से भावनात्मक रूप से जुड़ पाएंगे। साथ ही समाज में पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ेगी।
कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी टीम को पस्त करने वाले ऋषभ पंत, एक नया अंदाज उनका देखने को मिला। ऋषभ पंत ने कर्नाटक के बागलकोट में रहने वाली एक छात्रा की मदद की। पंत ने ज्योति नाम की छात्रा को BCA कोर्स में दाखिले के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक मदद की। देखिए, ज्योति के परिवार ने अपने एक जानकार से दाखिले के लिए मदद की गुहार लगाई थी, जो गुहार धीरे धीरे कई लोगों से होते हुए ऋषभ पंत तक पहुंची और इसके बाद ऋषभ पंत ने इस छात्रा की पढ़ाई के लिए पैसे दिए, उसका जिम्मा उठाया। इंग्लैंड सीरीज में मोहम्मद सिराज ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसके बाद पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। भारत ही नहीं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तक के अखबारों में सिराज को सलाम किया जा रहा है। वैसे सिराज कोई एक दिन में सिराज नहीं बने, इसमें तपस्या है सिराज की, सिराज के परिवार की, उनके कोच की, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और अब सिराज शिखर पर है। मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐसा सितारा जिसके चमक ने एक बार फिर क्रिकेट के फैंस को नई उम्मीद दी है। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की, उसने भारतीय टीम को न सिर्फ जीत का स्वाद चखाया, बल्कि खुद सिराज भी सुर्खियों में छा गए। ओवल टेस्ट में सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और अकेले 9 विकेट लेकर जीत भारत की झोली में डाल दी। ओवल टेस्ट में भारत की जीत के बाद हर किसी की जुबान पर बस मोहम्मद सिराज का नाम है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो उम्मीद से ज्यादा था। आज मोहम्मद सिराज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनके पास दौलत भी है और शोहरत भी, लेकिन एक वक्त था जब सिराज इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। असल में सिराज का बचपन बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता है। पिता ऑटो चलाते थे, माँ घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। सिराज ने भी कई छोटी मोटी नौकरियां की ताकि परिवार का सहारा बन सके। क्रिकेट का जुनून बचपन से था, लेकिन पैसों की कमी ने संघर्ष खूब कराया। कई सालों तक क्रिकेट स्पाइक के बिना क्रिकेट खेलते रहे और कभी जूतों के अभाव में चप्पल पहनकर भी मैदान में उतरे। स्थानीय क्लब में खेलना शुरू किया तो पहली बार क्रिकेट किट और स्पाइक मिली। छोटी मोटी सफलताएं हासिल करते गए, आत्मविश्वास बढ़ता गया और फिर IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अपनी पहचान बनाई। ये तो बचपन से ऐसा एटीट्यूड मेंटेन है उसके पास। लाइक टिल 2014 तक वो लेदर बॉल खेला नहीं था, एज यू नो दैट। इन विदिन ईयर एंड हाफ, 1.5 ईयर में वो रणजी ट्रॉफी, पॉल सीकर ट्रॉफी, ईरानी कप वगैरह हैदराबाद के लिए रिप्रेजेंट, उसके बाद IPL को रिप्रेजेंट किया, एंड देन नेशनल ड्यूटी विदिन 2 ईयर ऑफ स्पैन ही डिड अचीव सो मच ऑफ थिंग्स। तो बचपन से ही वो जुनून है। अप्रैल 2017 में उन्होंने IPL में डेब्यू किया। उसी साल यानी साल 2017 में ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रख दिया। नवंबर 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेली। फिर जनवरी 2019 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एंट्री की, तो दिसंबर 2020 में पहली बार भारतीय टीम की ओर से टेस्ट क्रिकेट में शामिल हुए। टेस्ट क्रिकेट में ही वो 41 मैचों में 123 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। सिराज आज भले ही आसमान की बुलंदियों पर हैं, लेकिन पिता की सीख और मां का आशीर्वाद हमेशा साथ लेकर चलते हैं। पिता का सपना था बेटा देश के लिए खेले, और सिराज न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि छा गए हैं। सिराज ने जिस साल टेस्ट में डेब्यू किया, उसी के फौरन बाद उन्होंने अपने पिता को खो दिया। My father's dream to, Siraj India to represent Paris, and that time Siraj spoke with my mother, and मम्मी ने बोला कि सिराज आप वहीं तो रुको and play for your country, देश का नाम रोशन करो। तो he was like totally broken down, but still he managed. We won that series, Border Gavaskar Trophy. Yes, so he's mentally and physically very strong. अपनी मेहनत और लगन के दम पर आज सिराज क्रिकेट की दुनिया में सूरज की तरह चमक रहे हैं। शायद मां ने कुछ सोचकर ही नाम रखा था मोहम्मद सिराज। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।